हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं पैथोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सेल इंजरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको हमको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है और इसको समझना है। फ्रेंड्स, मैं आपको इसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, बस आपको मेरे साथ बने रहना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल क्या होता है, ठीक है। हमारे बॉडी का सबसे छोटा लिविंग यूनिट होता है सेल। जैसे कि ब्रेन सेल हो गया, उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। लिवर सेल हो गया, इसको हम हेपेटोसाइट कहते हैं। मसल सेल हो गया, उसको मायोसाइट्स कहते हैं। लाखों करोड़ों सेल मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। हमको पता है कि सेल से बनता है टिश्यू, राइट। टिश्यू टिश्यू से होता है ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन से होता है सिस्टम, एंड देन सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी बनती है, ठीक है। इतना हमको पता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए अगर सेल हेल्दी हो तो हमारी बॉडी कैसी रहेगी, हेल्दी। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी में क्या है, सेल इंजरी। इंजरी जैसे कि नॉर्मली हर सेल को 4 चीज़ें चाहिए होती है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन एक्सेट्रा, वाटर और नॉर्मल टेम्परेचर। इन सब की हेल्प से सेल क्या करता है, एनर्जी बनाता है और अपना काम करता है। जब किसी वजह से बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए और सेल को क्या हो जाए, स्ट्रेस आ जाए, तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती है, डिस्टर्ब। अगर ये डिस्टर्ब होगा तो सेल को क्या होगा, सेल इंजरी, ठीक है। अब हम ध्यान से समझते हैं। सेल इंजरी इज द इफेक्ट ऑफ वेरियस स्ट्रेस, ठीक है। क्या है, एक इफेक्ट है, क्योंकि क्या हुआ है, वेरियस स्ट्रेस due to etiological agents that causes changes in the internal or external environment of the cell. The response to stress depending upon 2 factors. पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें पहले क्या कहा है, सेल इंजरी इज डिफाइंड एज इफेक्ट ऑफ वैरायटी ऑफ स्ट्रेस। वैरायटी ऑफ स्ट्रेसेस, स्ट्रेस का मतलब होता है यहाँ कि हार्मफुल कंडीशन, जैसे हीट, कोल्ड, पॉइजन, इन्फेक्शन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, रेडिएशन, ये सब सेल के लिए क्या होता है, स्ट्रेस होता है। क्यों, ड्यू टू इटियोलॉजिकल एजेंट। अब इटियोलॉजी मतलब होता है कॉज ऑफ डिजीज, ठीक है। अब इटियोलॉजिकल एजेंट का मतलब होता है डिजीज या इंजरी का कॉज। जैसे एग्जांपल, बैक्टीरिया, वायरस, केमिकल्स, ट्रॉमा, बर्न्स, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये सब क्या है, इटियोलॉजिकल एजेंट्स है। अब सेल को एनकाउंटर करना मतलब हार्मफुल चीज़ों के कांटेक्ट में जब सेल आती है, तब एग्जाम्पल, बॉडी में बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया सेल पर अटैक करेगा और सेल इंजरी शुरू हो जाएगी, रिजल्टिंग इन चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसका मतलब सेल के अंदर और बाहर दोनों जगह क्या होगा, चेंजेस होने लगेंगे। इंटरनल चेंजेस क्या होगा, जैसे एटीपी कम हो गया, वाटर बढ़ गया, सोडियम इंक्रीज हो गया, ठीक है, और पोटेशियम बढ़ गया, ठीक है, और सेल कैसा हो गया, स्वेल हो गया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होने लग गया। ये सब क्या है, इंटरनल चेंजेस है। एक्सटर्नल चेंजेस क्या होता है, जैसे कि जो सेल की आउटर मेम्ब्रेन है वो डैमेज होने लगी, और कभी कभी मेम्ब्रेन फट भी जाती है, सेल का शेप भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अब सेल स्ट्रेस के टाइम बॉडी क्या करती है, बॉडी सबसे पहले सेल को बचाने की कोशिश करती है, जैसे अडेप्टेशन करती है। जैसे अडेप्टेशन फेल हो जाए उसके बाद ही क्या होता है, इंजरी। पहले तो हमारी बॉडी ट्राई करेगी कि उससे अडेप्टेशन करे, उससे बचाए, ठीक है। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी कैसी अडेप्ट हो जाती है ना, वैसे ही अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाए तो अडेप्टेशन फेल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेल इंजरी, ठीक है। अब सेल इंजरी में हमारी 2 टाइप्स की होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। वो आगे हम पढ़ेंगे वैसे तो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ एक बार। अगर हार्मफुल चीज़ें दी जाए सेल को, हार्मफुल चीज़ें हटा दी जाए, सॉरी, जैसे हार्मफुल चीज़ें हटा दी जाए तो सेल क्या हो जाएगा, वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। जैसे किसी सेल को हम जैसे 2 मिनट के लिए ऑक्सीजन कम मिली, फिर इसको ऑक्सीजन दे दी तो सेल क्या कर लेगा, रिकवर कर लेगा। लेकिन इट्स इरिवर्सल में जैसे बहुत सीवियर ज़्यादा डैमेज पहुँच गया तो सेल क्या हो जाएगा, परमानेंटली मर जाएगा, और वहाँ पे क्या हो सकता है, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस भी कभी बार हो सकता है, ठीक है। अब इसके लिए हमने पहले डेफिनेशन देख ली कि सेल इंजरी इज द इफेक्ट ऑफ वेरियस स्ट्रेसेस। स्ट्रेस होने की वजह से क्या हुआ, इफेक्ट आया सेल पर, ठीक है। और उसका भी क्या रीज़न था, आइडियोलॉजिकल एजेंट्स जो कॉज करते हैं ये स्ट्रेस, ठीक है। और उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं या तो इंटरनल सेल के या तो एक्सटर्नल,
ठीक है, उसको कहते हैं हम सेल इंजरी। अब होस्ट फैक्टर, अब इसके दो रीज़न होते हैं। पहले तो होस्ट फैक्टर के कौन से, मतलब होस्ट मतलब जिस बॉडी का सेल है, डिपेंड ऑफ द सेल टाइप। जैसे ब्रेन सेल बहुत सेंसिटिव होती है और स्किन का कंपेरेटिवली स्ट्रांग होता है, ठीक है। अब सेल की एज, जैसे यंग सेल है तो जल्दी रिकवर कर लेगा और ओल्ड सेल है तो धीरे धीरे रिकवर होगा। सेल का फंक्शन, हार्ट और ब्रेन कंटिन्यूसली काम करते हैं, इसलिए ऑक्सीजन की कमी सबसे पहले फील करते हैं, ठीक है। अब इंजरियस एजेंट, ये डिपेंड करता है जैसे टाइप, कौन सा टाइप का एजेंट है। जैसे पॉइजन है, रेडिएशन है, बर्न है, वायरस है, सबका इफेक्ट अलग होता है, ठीक है। ड्यूरेशन, जैसे 5 मिनट ऑक्सीजन की कमी हुई या 2 घंटे ऑक्सीजन की कमी हुई तो इसमें ज़्यादा फर्क हुआ ना, इसलिए, ठीक है। और सीवियरिटी, कितना, जैसे बर्न हुआ किसी को तो हल्का बर्न है या तो 3rd डिग्री बर्न है, सीवियरिटी भी अलग होती है, ठीक है, उसकी वजह से डैमेज भी अलग होता है। लेकिन और नेचर कैसा है, ठीक है। और मेन कॉज क्या है, हाइपोक्सिया एंड इस्चेमिया, ठीक है। हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि बॉडी को ऑक्सीजन बहुत ही कम मिल रही है, ठीक है। ऑक्सीजन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में जो सेल्स है वो फंक्शंस करते हैं, ठीक है। जैसे एटीपी जनरेट करना, ठीक है। जैसे अगर एटीपी नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। एटीपी के बिना मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, ब्रेन के अंदर सिग्नल नहीं पहुंचेगा, हार्ट पंप नहीं करेगा, किडनी का फिल्ट्रेशन नहीं होगा, इसलिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन कम हुआ तो एरोबिक रेस्पिरेशन कम हो जाएगा, एटीपी कम पहुंचेगा, सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो जाएगा, सोडियम सेल के अंदर नहीं जा पाएगा, पानी भी अंदर नहीं जा पाएगा, कम हो जाएगा। सेल बहुत स्वेल करेगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस कम होगा, सेल इंजरी हो जाएगा, ठीक है। अब इस्चेमिया का मतलब होता है कि ब्लड सप्लाई कम या बिल्कुल ही कम्प्लीटली बंद हो जाती है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, ब्लड ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स दोनों लेकर आता है, ठीक है। लेकिन जब ब्लड ही नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ग्लूकोज नहीं मिलेगा, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं जा पाते और सेल क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसलिए इस्चेमिया भी बहुत ज़्यादा मेन कॉज है सेल इंजरी का, ठीक है। अब मेनली जो सेल इंजरी है उसके भी 2 टाइप्स है, ठीक है। एक है जेनेटिक कॉज, एक है एक्वायर्ड कॉज। दोनों को हम देखते हैं। पर पहले तो हमको ये समझना है कि जो इस्चीमिया, जो हाइपोक्सिया और जो इस्चीमिया है वो ही हमारा मेन कॉज क्यों है, क्योंकि ये दोनों मेनली क्या है, ऑक्सीजन के रिलेटेड है, ठीक है। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन हमारे सेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों हाइपोक्सिया और इस्चीमिया, हाइपोक्सिया का मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा और इस्चीमिया का मतलब ब्लड सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो उसका सबसे मेन कॉमन कॉज क्या होता है इस्चीमिया का, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्लड क्लॉट होना, सीवियर ब्लीडिंग, ठीक है। ऑक्सीजन कैदी नहीं होगा तो फिर पहुंचेगा नहीं ब्लड, ठीक है। तो ये सारी बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट, पहले हम देखते हैं कॉज ऑफ इंजरी, क्या कॉज होता है। तो जेनेटिक कॉज हम देखेंगे और एक्वायर्ड कॉज, ठीक है। तो जेनेटिक म्यूटेशन, अगर बच्चा पहले से ही या जो पर्सन है उसने पहले से इनहेरिटेड किया होगा तो तब हमको सेल इंजरी देखने मिलेगी, जैसे जेनेटिक म्यूटेशन हो गया, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हो गई, ठीक है, कॉन्जेनाइटल मेटाबॉलिक डिजीज़ हो गई, सेल में भी डैमेज ड्यू टू एबनॉर्मल जीन्स फ्रॉम द बर्थ से उसको कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है जीन्स में, ठीक है। कुछ कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स भी रहते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, जेनेटिक म्यूटेशन, ये सारे हो गए हमारे जेनेटिक कॉज। अब एक्वायर्ड होते हैं हाइपोक्सिया, फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स, माइक्रोबियल एजेंट्स, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स, न्यूट्रिशन डिरेंजमेंट, एजिंग, साइकोजेनिक डिजीज, इटरजेनिक डिजीज और इडियोपैथिक डिजीज, ठीक है। अब हम देखते हैं सारे, ये हमने सारे देख लिए, हाइपोक्सिया, फिजिकल, केमिकल्स, माइक्रोबियल एजेंट्स, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट, न्यूट्रिशन, एजिंग, साइकोजेनिक, इटरजेनिक, इडियोपैथिक, ठीक है। अब हम देखते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब सेल की क्या नीड होती है, ऑक्सीजन, जिससे एटीपी प्रोड्यूस होता है, उससे क्या होता है, मेटाबॉलिक फंक्शन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब हाइपोक्सिया मतलब क्या हो गया, डेफिशिएंसी होगी, ये सारा कम हो जाएगा, एरोबिक ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन कम हो जाएगा और ये सब क्या होता है, मेन कॉज होता है सेल इंजरी का, ठीक है। अब हाइपोक्सिया में भी 2 वेज होते हैं हाइपोक्सिया होने के।
जिससे ब्लड सप्लाई टू द सेल क्या हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा। इम्पेक्ट ब्लड सप्लाई से क्या होता है, इम्पेक्ट ब्लड सप्लाई मतलब ब्लड सप्लाई ही नहीं है, उसका कॉज है एनीमिया और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गई, लंग डिजीज़ हो गई, इंक्रीज डिमांड ऑफ टिश्यू। अगर कभी कभार क्या होता है, हमारे टिश्यू की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, ब्लड तो बराबर लेकिन टिश्यू की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, इसकी वजह से क्या होता है, इम्पेक्ट ब्लड सप्लाई, वहाँ पे ब्लड सप्लाई ही नहीं पहुँचता। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हमने देख लिया एनीमिया, हार्ट डिजीज़। ठीक है, जैसे फीवर, एक्सरसाइज, हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और लंग डिजीज़। ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स हमारे। और नेक्स्ट होता है हमारा फिजिकल। ठीक है, फिजिकल एजेंट्स क्या होते हैं, फिजिकल एजेंट्स कैपेबल ऑफ कॉजिंग सेल इंजरी एज अंडर, जैसे केमिकल ट्रॉमा, थर्मल ट्रॉमा, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन, सडन चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। केमिकल ट्रॉमा में हम क्या देखेंगे, रोड एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई। ठीक है, थर्मल ट्रॉमा जैसे हीट, कोल्ड, हीट में बर्न्स हो गया, कोल्ड में फोर्स बाइट हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन, रेडिएशन जैसे हमारी जो रेडिएशन है वो डायरेक्ट सेल पर अटैक करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, आयनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, या तो कुछ सडन चेंज हो गया एटमॉस्फेयर में, ज़्यादा प्रेशर आ गया, हवा का ज़्यादा प्रेशर आने से भी सेल इंजरी होती है। ठीक है, केमिकल एजेंट्स जैसे स्मॉल केमिकल पॉइजनिंग जैसे साइनाइड, आर्सेनिक, मर्क्यूरी। ये सारे साइनाइड तो बहुत ही डेंजरस है और मर्क्यूरी डायरेक्ट नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। ये सारे माइंड पर, सेल पर इफेक्ट करेंगे तो क्या होगा, सेल इंजरी होगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड या एल्कलाइज, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया या तो एल्कलाइज हो गया, इससे भी क्या होगा, हमारे सेल डैमेज हो जाते हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स हो गया। अब ये सारी चीज़ें से ज़्यादा क्या होता है हमारी जैसे कि प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। अब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स बढ़ने की वजह से सेल इंजरीज होगी, डिस्टर्ब होगा, सेल डिस्टर्ब होगा तो फिर हमको इंजरी देखने मिलेगी। ठीक है, कहाँ पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया, स्मोक, व्हीकल एग्जॉस्ट, इंडस्ट्रियल गैसेस हो गया। लॉन्ग एक्सपोजर से क्या होगा, फ्री रेडिकल्स, डीएन डैमेज, सेल इंजरी। ठीक है, फिर एक होता है इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स, ये नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, लीवर, किडनी को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन, अब नॉर्मल ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी को चाहिए, नॉर्मली तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन वही ऑक्सीजन अगर हाई कंसंट्रेशन में हो तो ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, इतना इफेक्ट हमको चाहिए नहीं। ठीक है, या हाइपरटोनिक ग्लूकोज या सॉल्ट, हमारी बॉडी में ज़्यादा कंसंट्रेशन है, ग्लूकोज बनने लग जाए या सॉल्ट बनने लग जाए तो क्या होगा, रिटेंशन होगा, जिससे हमारी बॉडी जैसे किडनी फिल्टर नहीं कर पाएगी तो आगे सेल क्या हो गया, डैमेज हो गए, फिर नेक्रोसिस होगा तो वो क्या करेगा, सेल इंजरी कॉज करेगा। ठीक है, सोशल एजेंट जैसे अल्कोहल, नार्कोटिक ड्रग्स, अब बाहर से जो लोग कंज्यूम करते हैं ना अल्कोहल, नार्कोटिक ड्रग्स, उससे ये प्रॉब्लम्स होती है। फिर थेराप्यूटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, साइड इफेक्ट्स। ठीक है, माइक्रोबियल एजेंट, सेल इंजरी बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई, अदर पैरासाइट, रिकेट्स, प्रोटोजोआ, वायरस, मेटाजोआ। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स, ये सारे माइक्रोबियल एजेंट्स जो मेन डायरेक्टली सेल इंजरी कॉज करता है। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स है जैसे डबल एज स्वॉट कहते हैं हम उसको। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस द होस्ट एजेंट्स वेरियस इंजरीज, मतलब डबल एज स्वॉट क्यों कहा है इसको, पहले तो इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी का काम क्या है कि हमारी बॉडी को क्या देगी, प्रोटेक्शन देगी बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि यही इट मे ऑल्सो टर्न लीथल एंड कॉज सेल इंजरी, यही बचाने के बजाय हमारी बॉडी को क्या करने लगती है, डैमेज करने लग जाती है। और डैमेज डैमेज भी कैसे करेगी वो, कि जैसे है ना अपनी ही बॉडी सेल को डैमेज करने लगेगी वो, अपनी ही खुद की बॉडी सेल को डैमेज करके वो डबल एज स्वॉट, इसलिए इसको कहा गया है। ठीक है, अब जैसे IgE लेवल इंक्रीज, जिससे क्या होगा, सेल इंजरी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर एक है इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब बॉडी इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाती है, जैसे HIV या एड्स जैसे इन्फेक्शन में। ठीक है, ये इसका मोस्टली इंपॉर्टेंट है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जैसे डस्ट एलर्जी, फूड एलर्जी, ड्रग एलर्जी, इससे इन्फ्लामेशन या सेल इंजरी होती है। ठीक है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन मतलब सीवियर एलर्जी होती है, पेनिसिलिन एलर्जी, बी स्टिंग, इससे क्या होगा, लो BP हो जाएगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, शॉक। ठीक है, ये सारे इसके कॉज है, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको खाली ये याद रखना है। ठीक है, न्यूट्रिशनल डिरेंजमेंट क्या होता है, जैसे इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी को अटैक करता है। ठीक है,
सॉरी, ये तो ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ये अपनी ही बॉडी को क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीज़ मतलब ये अपनी ही बॉडी को अटैक करेगा। ठीक है, अब हम जाते हैं न्यूट्रिशनल डिरेंजमेंट में। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि डिस्टर्बेंस या इम्बैलेंस। ठीक है, न्यूट्रिशनल डिरेंजमेंट का मतलब होता है जब बॉडी को न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स ये तो कम मिलते हैं या तो बहुत ज़्यादा ही मिल जाते हैं। ठीक है, a deficiency or excess of nutrients may result into nutritional imbalance. Deficiency of protein cause cell injury. Deficiency क्या करेगी, इंजरी कॉज करेगी। इसे न्यूट्रिशन इम्बैलेंस कंटेन टू बी मेजर कॉज ऑफ इंजरी। जैसे इम्बैलेंस मतलब स्टारवेशन, बहुत ज़्यादा भूखे रहे, या प्रोटीन की कमी हो गई, मैरेस्मस, या मिनरल की कमी हो गई, एनीमिया। ठीक है, या तो ट्रेस अमाउंट में मिला, या तो न्यूट्रिशन एक्सेस में मिल गया, तो उससे ज़्यादा ही प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे ओबेसिटी, एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट एजिंग। कभी कभार जो सेल है उनकी एज बढ़ जाती है, जिससे क्या होगा, इम्पेयरमेंट होगा, जिससे रीजनरेशन स्टॉप हो जाएगा और रिपेयर भी कम होगा। अल्टीमेटली सेल लीड्स टू सेल डेथ एंड एक्यूमुलेशन इन डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब क्या होता है, जैसे अगर किसी बूढ़े इंसान को लगा और किसी यंगस्टर को लगा, तो यंगस्टर की इंजरी जल्दी हील हो जाएगी, लेकिन जो ओल्ड पर्सन है उसकी जल्दी हील नहीं होगी। साइकोजेनिक डिजीज मतलब there is no specific biochemical or morphological changes in common acquired mental disease due to the mental stress। अब इसमें क्या रहता है कि हम मेंटल स्ट्रेस लेते हैं, जैसे स्ट्रेस ले लिया, स्ट्रेन, तनाव, एंजाइटी, ओवर वर्क, फ्रस्ट्रेशन, उससे भी क्या होगा, हमको प्रॉब्लम, सेल इंजरी होती है। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, एल्कोहलिज्म, स्मोकिंग रिजल्ट इनटू वेरियस ऑर्गेनिक डिजीज सच एज लीवर डैमेज। अब ज़्यादा स्ट्रेस लेने से क्या होगा, हम एडिक्शन करेंगे। ठीक है, अल्कोहल होगा, स्मोकिंग होगी, रिजल्ट होगी ऑर्गेनिक डिजीज, लिवर डैमेज।